हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमो क्लासेस। केमो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से मैरी मैरी क्रिसमस। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखे थे? हम लोग एक नया कंसेप्ट देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट। वो दोनों के दोनों क्या थे? टेम्पोररी इफेक्ट थे। क्या थे? टेम्पोररी इफेक्ट। आज के हम इस लेक्चर में एक नए टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप IIT जैम की बात कर लीजिए, चाहे नीट की बात कर लीजिए, चाहे जेई एडवांस, जेई मेंस की बात कर लीजिए, इस टॉपिक से पक्का का पक्का क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा एसिडिक नेचर, एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो दोस्तों हम आज का ये टॉपिक शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक केमिस्ट्री है तो जान लेते हैं। जैसे कुछ अलग अलग थ्योरी आई थी, मतलब जैसे आप जानते होंगे अरेनियस थ्योरी, उनके अनुसार एसिड की कुछ अलग डिफिनीशन आई। फिर आए ब्रोनस्टेल और थ्योरी, उन्होंने एसिड के बारे में कुछ बताया कि ये ऐसे होता वो ऐसे होता। फिर आया लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, उनके अकॉर्डिंग एसिड क्या होना चाहिए, एसिड की अलग डिफिनीशन दिया, बेस का अलग दिया। मतलब ये जो मैंने नाम लिया ये अलग अलग थियरी है एसिड और बेस का। ठीक है, तो हम बारी बारी जानते हैं, तो फिर हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है अरहेनियस कंसेप्ट। क्या आता है? अरहेनियस कॉन्सेप्ट। कई लोग इसको अरहेनियस थियरी भी बोलते हैं, चाहे आप अरहेनियस थियरी बोल लो चाहे अरहेनियस कॉन्सेप्ट बोल लो। इनके अकॉर्डिंग इसी कंसेप्ट को आप एक्वस सॉल्यूशन केमिस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। अगर कहीं भी एक्वस सॉल्यूशन केमिस्ट्री की बात करें, समझ जाना कौन सी थियरी की बात हो रही है, कौन से कंसेप्ट की बात हो रही है। अरहेनियस कंसेप्ट, एक्वस सॉल्यूशन केमिस्ट्री। आप कंफ्यूज मत होना इन दोनों को समझकर, ठीक है, कि एक्वस सॉल्यूशन केमिस्ट्री क्या होता है या अरहेनियस कंसेप्ट क्या होता है। दोनों एक ही है। अरहेनियस कंसेप्ट की बात करें तो भी एक्वस सॉल्यूशन केमिस्ट्री समझना, एक्वस सॉल्यूशन केमिस्ट्री की बात करें तो भी अरहेनियस कंसेप्ट समझना। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि एसिड क्या होते हैं। इनके अकॉर्डिंग एसिड होता है वह स्पेसिस दैट कैन लिबरेट, क्या लिबरेट करता हो? H+ आयन। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन। मतलब इनको एक्वस सॉल्यूशन पे डालने पर ये H+ आयन क्या करते हैं? लिबरेट कर देते हैं। तो यह क्या कहलाएगा? एसिड। मतलब एसिड वह स्पेसिस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर H+ आयन लिबरेट कर दे। किसके अकॉर्डिंग बताया गया? अरहेनियस कंसेप्ट। अरहेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड का डिफिनीशन क्या बताया गया कि वह स्पेसिस जिसे एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर H+ आयन हमको मिले। और बेस क्या होता है इनके अकॉर्डिंग? इन्होंने बताया कि स्पेसिस डैट, ये छोटे छोटे डिफिनीशन इसको जानना जरूरी है इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले। स्पेसिस डैट कैन लिबरेट, वह स्पेसिस जो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करे? लिबरेट करे। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, वह कहलाएंगे बेस। कौन सी बेस? आप इसको अगर बोलोगे, मैं बोलूं कि वह स्पेसिस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन लिबरेट करते हो, आप उसको एसिड तो बोलोगे। ठीक, कौन सा एसिड? अरहेनियस एसिड। क्योंकि हम अरहेनियस कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और जो स्पेसिस एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन दे उनको हम बोलेंगे अरहेनियस बेस। ठीक है, एक मिनट। ओके, ठीक। तो एसिड का हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या होता है? HCl हो गया, H2SO4 हो गया। इन सबको आप जैसे एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे H+ आयन देंगे। तो ये कौन से एसिड हुए? अरहेनियस एसिड। क्योंकि अरहेनियस का कंसेप्ट चल रहा है। और अरहेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या होती है कि वह स्पेसिस जिसे एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन क्या करे? लिबरेट करे, वह बेस कहलाता है। ठीक है, इनका एग्जाम्पल की मैं बात करूं, क्या एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल जैसे होता है, आप कह लो NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? अरहेनियस बेस है। इनको जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन में आप डालोगे तुरंत ये OH आयंस दे देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करते हैं। जैसे ही इनको आप डालोगे एक्वस सॉल्यूशन में, ये H+ आयन लिबरेट करेंगे। मतलब ये अभी तक जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एसिड की और बेस की जो डिफिनीशन पढ़ रहे हैं, ये हम अरहेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं।
तो अगर ये डिफिनीशन अगर बोला जाए तो जान लेना अरेनियस कंसेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। अरेनियस कंसेप्ट रिगार्डिंग एसिड का डिफिनीशन यही है, बेस का यही है। फिर आगे चल के एक और कंसेप्ट आया जिसका नाम है ब्रोनेस्टेड लॉरी कंसेप्ट। इन्होंने अपने हिसाब से कुछ बातें बताया। इन्होंने कहा कि एसिड वो होती हैं, सिंपल, इन्होंने एक्वा सॉल्यूशन का टर्म का यूज ही नहीं किया। इन्होंने कहा कि एसिड वो होती हैं दैट कैन लिबरेट H प्लस आयन। सिंपल सा, इन्होंने कहा कि जो H प्लस आयन डोनेट कर सके या लिबरेट कर सके वह एसिड होंगे। और इनके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, ब्रोनेस्टेड लॉरी कंसेप्ट चलने लगा। इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, दैट कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन, वो क्या होंगे, बेस होंगे। एक किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, अब ब्रोनेस्टेड लॉरी कंसेप्ट। दोस्तों मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये वाला जो थियरी था कोई ना कोई इसमें लिमिटेशन रहा होगा, कोई ना कोई कमी रहा होगा, तभी तो दूसरी थियरी आई। इन सबको हम डिटेल में देखेंगे जब हम एसिड बेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी हमको आपको थोड़ा थोड़ा बताकर निकलना है। तो ब्रोनेस्टेड लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, वह जो H प्लस आयन डोनेट करते हो लिबरेट करते हो, और बेस क्या होते हैं जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करते हो। जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आपका HCl आ जाएगा, HBr आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, HCl क्या गैसियस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें देख लो अमोनिया आ जाएगा बेस में, और वाटर आ जाएगा। ऐसे ही आप कह सकते हो OH आयंस आ जाएगा, NH2 आयंस आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, बेस तो है। कौन सी बेस, ब्रोनेस्टेड लॉरी बेस बोलोगे, और इनको आप बोलोगे ब्रोनेस्टेड लॉरी एसिड। इनके अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है डिफिनीशन में, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग कुछ और बताया गया कि एक्वा सॉल्यूशन की बात किया गया। अरेनियस कंसेप्ट का जो मेन चीज है एक्वा सॉल्यूशन केमिस्ट्री की बात किया गया, इसमें ऐसा कोई टर्म यूज नहीं किया गया, ठीक है। होप आपको अरेनियस कंसेप्ट और ब्रोनेस्टेड लॉरी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके आगे चल के एक और कंसेप्ट आया एसिड बेस को लेकर, उसको हम देखते हैं। वो कंसेप्ट क्या है, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है। हम उसको भी जानेंगे, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट में क्या बताया गया, उनके अकॉर्डिंग एसिड वह होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, या लोन पेयर एक्सेप्टर को हम बोलेंगे लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर करे उसको हम लुईस बेस बोलेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, या लोन पेयर डोनर, लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। बड़ा डिफिनीशन सिंपल है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं। जैसे अब कंसेप्ट क्या आया, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या बताया गया, इनके अकॉर्डिंग बताया गया कि एसिड वो होते हैं जो, आप लोन पेयर एक्सेप्टर बोल लो, क्या बोल लो, लोन पेयर एक्सेप्टर, और बेस वो होते हैं, बेस क्या होते हैं, वह होते हैं जो लोन पेयर डोनर हो, ठीक। या आप यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब लुईस एसिड के अकॉर्डिंग एसिड की डिफिनीशन ये आई, और इन्होंने कहा भैया मैं सिंपल बात बताता हूँ, वह स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे या लोन पेयर एक्सेप्ट करे वह लुईस एसिड कहलाएंगे या एसिड कहलाएंगे। और ये बात कौन बता रहा है, लुईस, इसलिए इस कंसेप्ट को नाम दिया गया लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। इनके अकॉर्डिंग एसिड को बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाले या लोन पेयर एक्सेप्टर वाले एसिड कहलाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वाले या लोन पेयर डोनर वाले बेस कहलाएंगे, ठीक है। अगर इसी एग्जाम्पल की बात करूँ, लोन पेयर लुईस एसिड क्या क्या हो सकते हैं, BCl3, BF3, AlCl3, CH3+, ये सब क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। ये सब क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ऐसे ऐसे Cl- हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है, लुईस बेस। लुईस बेस अगर देखिए आप बता रहे हो कि अगर कोई आपसे पूछा
कि बेस क्या होता है, आप कहोगे लोन पेयर डोनर, तो उसको आप लुईस बेस बोलोगे। अगर आप कहोगे सर एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो उसको आप लुईस एसिड बोलोगे। और स्टार्टिंग में क्या बताया, अरेनियस ने क्या बताया कि एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर यदि स्पेसिस H प्लस आयन दे एसिड कहलाएगा। कौन सा एसिड, अरेनियस एसिड। अगर एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन दे दे, वो क्या कहलाएगा, एक अरेनियस बेस। फिर उसके बाद क्या आया, ब्रोनेस्टेड लोरी कंसेप्ट। उसमें मैं क्या बताया, उसमें एक्वा सॉल्यूशन की बात नहीं, सिंपल बताया गया कि वह स्पेसिस जो H प्लस लिबरेट करते हो एसिड कहलाएंगे, और वह स्पेसिस जो H प्लस एक्सेप्ट करते हो वो क्या कहलाएंगे, ब्रोनेस्टेड बेस। ठीक है, उसके बाद आया लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। इसमें क्या बताया गया, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। बोला गया कि एसिड वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे, एक्सेप्ट करे, और बेस वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे, डोनेट करे। ठीक है, ये सिंपल। होप आपको एसिड बेस का डिफिनीशन कंसेप्ट में कोई भी अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, एसिडिक नेचर, एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ। जान लीजिए ये टॉपिक बहुत 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 आप कह सकते हैं कि एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर प्रकार के केमिस्ट्री जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सारे के सारे में लगभग इस टॉपिक से जरूर आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले किसी भी एसिड का एस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, आप ये लिख सकते हो, एस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड का एस्टिक स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट अनायन, या आप इसको यू कह सकते हो कंजुगेट बेस। ठीक है, यहां आप आन लिख लो, अपान नहीं आन। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या समझते हो, या किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करता है, मतलब ठीक है एसिड है, लेकिन मैं पूछूं कि वो कितना फास्ट एसिड है, कितना स्ट्रांग एसिड है, मतलब कितनी तेजी से वो H प्लस डोनेट करेगा, उस बात किस पे डिपेंड करेगा। उसका पता लगाने के लिए हम ये देखते हैं कि वो H प्लस देने के बाद जो हमारा एनायन बन रहा है, या जो कंजुगेट एनायन बन रहा है, या कंजुगेट बेस बोल लो, वह कितना ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आया, मतलब क्या बोला जा रहा है कि किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए हम ये देखते हैं कि जो कंजुगेट एनायन है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन कर लो या कंजुगेट बेस कर लो। जैसे मान लीजिए कोई एसिड है, ठीक है, यहाँ H प्लस दिया और A माइनस, ए क्या था अभी, एसिड है। ठीक है, एसिड ने क्या किया, H प्लस लिबरेट किया और फिर A माइनस बनाया, H प्लस और A माइनस में टूट गया, H प्लस लिबरेट किया, A माइनस बनाया, मतलब H प्लस देने के बाद जो ये पार्ट बचा है इसने क्या किया, H प्लस त्याग कर दिया, बचा क्या, A माइनस। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट एनायन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कंजुगेट एनायन। एनायन क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। इसी को आप बोलोगे कंजुगेट बेस, Cb का मतलब कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस क्यों, क्योंकि एसिड, देखिए कंजुगेट बेस आपसे कोई पूछे, आपको सिंपल बताना है क्या, कि सर एसिड जो होता है वो H प्लस त्याग करने के बाद, यदि कोई एसिड है या कोई स्पेसिस है, H प्लस अगर वो त्याग कर दिया, उसके बाद जो पार्ट बचेगा उसी को हम कंजुगेट बेस कहते हैं, या कंजुगेट एनायन। मतलब कोई भी स्पेसिस हो या जो भी एसिड हो, वह H प्लस दे दिया, उसके बाद जो पार्ट बचेगा H प्लस निकल, जैसे ये क्या पूरा एसिड था, H प्लस निकाल दिया, मतलब ये H प्लस त्याग कर दिया, इसके बाद बचेगा ये, इसी पार्ट को हम कंजुगेट बेस बोलेंगे। सिंपल सा डिफिनीशन, कंजुगेट बेस क्या होता है, मतलब H प्लस देने के बाद जो भी पार्ट बचेगा उसी को हम कंजुगेट बेस बोलेंगे या कंजुगेट एनायन। ठीक है, तो आप यूं कर सकते हो, एस्टिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस या
कंजुगेट एनायन, मतलब साफ है कि कंजुगेट जो एनायन है हमारा या कंजुगेट बेस बना है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, अगर उसकी स्टेबिलिटी कम एसिडिक स्ट्रेंथ कम। ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ में आए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये पूरे आप केमिस्ट्री में आप जब पढ़ोगे पूरा भी आगे एग्जाम्पल देखोगे सब जगह यही कंसेप्ट लगेगा कि जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ है, कोई भी एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है कितना कम एसिडिक है, उन सब का ब्यौरा है या हम उन सब का रिजल्ट किससे चेक करेंगे? इससे जो हमारा कंजुगेट बेस बन रहा है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको? एसिडिटी को। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है साइज फैक्टर। क्या आता है? साइज फैक्टर। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, यदि एनायन का साइज ज़्यादा है, H प्लस देने के बाद जो एनायन बन रहा है, आप यूँ कह सकते हो जो कंजुगेट एनायन बन रहा है, यदि उसका साइज ज़्यादा है एनायन का तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी एनायन की? ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज़्यादा, और यदि एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो पिक्चर क्लियर है, तो एसिडिटी भी क्या होगी? ज़्यादा। समझ में आया? होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, एक HF है, HCl है, HBr है और HI है। ठीक है, आपको बताना है इसमें कि कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। आप जानते हो ये सब H प्लस देने के बाद क्या बनाएंगे? F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। आप ये भी जानते हो ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है, हेलोजन फैमिली के हैं। फ्लोरीन टॉप पे रहता है, आयोडीन नीचे आता है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं सेल बढ़ता है, मतलब इनका साइज बढ़ रहा है। अगर इसकी साइज मान लीजिए इतना है तो आयोडीन का साइज क्या है? इतना सा है। साइज बढ़ रहा है ना, मतलब एक तरह से आप इलेक्ट्रॉन मान लो, जो भी मानो। ठीक है, यहां भी मान लो। तो ये बताइए, एक छोटा सा कमरा है, एक छोटे से कमरे में मान लीजिए उसमें 10 लोग का जगह है। मान लीजिए अगर उसमें 10 लोग रह रहे हैं, 10 लोग का जगह है, तब अच्छा है कि उसी में 100 लोग को रख दूं तब अच्छा है, 50 लोग को रख दूं तब अच्छा है। अगर 50 लोग उसी जगह में आएंगे, थोड़े से जगह 50 लोग एडजस्ट सही नहीं कर पाएंगे, अपने आप को अच्छा फील नहीं करेंगे, कंफर्टेबल नहीं करेंगे, कंफर्टेबल जो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक कमरे में 10 लोग का सीट है 10 ही को रखे, या 50 का सीट है 50 को रखे, तो ज़्यादा खुश रहेंगे, आरामदायक रहेगा। ठीक उसी प्रकार से इसका साइज कम है, इसका साइज ज़्यादा है। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा भाई। कहने का मतलब है जगह कम है, इलेक्ट्रॉन पास पास रहेंगे, रिपल्सन ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हो? मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा है क्योंकि स्मॉल साइज की वजह से, स्मॉल साइज। और यहाँ पे क्या है? लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। भाई जब जगह बहुत ज्यादा है तो क्यों एक दूसरे के पास रहेंगे? दूर दूर रहेंगे, झगड़ा होगा ही नहीं, रिपल्सन कोई होगा ही नहीं। और कब जगह ही नहीं तो पास पास रहेंगे तो विवाद तो होगा ही, झगड़ा होगा, रिपल्सन उनके बीच होगा, इलेक्ट्रॉनिक के बीच। तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा। क्यों? क्योंकि साइज क्या है? ज्यादा है। ठीक, होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मतलब मैं जैसे इधर जा रहा हूँ HF HCl HBr HI, इससे H प्लस देने के बाद F माइनस बना, Cl माइनस बना, Br माइनस बना, I माइनस बना। जैसे जैसे मैं इस साइड जा रहा हूँ एनायन का साइज बढ़ा। अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ा मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा, तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा इधर एनायन का, तो एसिडिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो एसिडिटी कुछ इस प्रकार से हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला एग्जांपल की बात करूंगा। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे ये क्या है?
ये फिनाल है, ये थायोफिनाल है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। SH यहाँ पे ऐसे लिख लो, OH। अब मैं पूछूं कि ए वाला ज्यादा एसिडिक है कि ए वाला, कौन ज्यादा एसिडिक होता है, कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, आप वही रूल लगाना। मैं बताया H प्लस देने के बाद पहले H प्लस निकालो, उसके बाद आप चेक करो कि जो एनायन बन रहा है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। यदि एनायन स्टेबल है तो जाहिर सी बात वो एसिडिटी ज्यादा होगी। यहाँ क्या बनेगा, H प्लस देने के बाद O माइनस बनेगा, यहाँ पे H प्लस देने के बाद क्या बनेगा, S माइनस। एक जगह पे सल्फर पे नेगेटिव आ रहा है, एक जगह पे ऑक्सीजन पे। आप पता है ये जो सल्फर और ऑक्सीजन है दोनों सेम फैमिली के हैं। अगर ऑक्सीजन की साइज इतना है तो सल्फर साइज इतना है। अच्छा बताइए, मान लीजिए इतने में 10% को रहना है, इसमें रहना है 10%, कहाँ खुश रहेंगे, यहाँ पे, यहाँ जगह ज्यादा है, फैलाव ज्यादा होगा, आराम से एकदम स्वस्थ होकर बैठेंगे, एकदम अच्छे से खूब कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। लेकिन अगर जगह ही कम है उनको बहुत दिक्कत होगा बैठने में, आराम करने में, ठीक है। मतलब यहाँ पे ज्यादा खुश होंगे। उसी प्रकार से जाहिर सी बात है यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ साइज बढ़ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो जाएगा। एनायन का साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी अच्छी होगी। तो यहाँ क्या होगा, ए वाला एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस, मतलब एसिडिटी भी इसकी क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ सब खेल किसका चला है, साइज फैक्टर का। इसी प्रकार से आप ऐसे देख सकते हो, एक H2S है, एक H2O है। अच्छा बताइए, H2S ज़्यादा एसिडिक है कि वाटर, फिर से ये कंसेप्ट। यहाँ पे H प्लस देने के बाद क्या बनेगा, SH माइनस बनेगा, यहाँ पे OH माइनस बनेगा। यहाँ पे सल्फर के पास नेगेटिव चार्ज और यहाँ ऑक्सीजन के पास साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा, आराम से वो रह लेंगे कंफर्ट जोन में। लेकिन यहाँ साइज कम है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पे साइज ज्यादा होने की वजह से क्या है, साइज ऑफ सल्फर ग्रेटर ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। यहाँ पे क्या है, मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की साइज क्या है, छोटी है, स्मॉल साइज या स्मॉल वॉल्यूम कर लो। तो यहाँ पे एनायन को कम स्टेबिलिटी मिलेगी, यहाँ ज़्यादा मिलेगी। तो जाहिर सी बात है ये वाला जल्दी, अगर देखो मैं क्या बताया, किसी भी चीज़ का कोई भी स्पेसिस हो, अगर पूछा जाए कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि H प्लस देने के बाद जो बनेगा कंजुगेट एनायन वो कितना ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। यहाँ H प्लस दिया, ये दिया, ये जो बन रहा है उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बन पा रहा है, तो ये जल्दी H प्लस देना नहीं चाहेगा भाई। क्यों, ये अनस्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। ये क्या करा, जैसे H प्लस दिया स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, इसका जो एनायन है बहुत अच्छा से स्टेबल हो पा रहा है, तो यह H प्लस जल्दी देना चाहेगा, एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए ऐसा केस आ जाए आपके सामने जब साइज फैक्टर सेम हो जाए, आप क्या करोगे, आप कहोगे सर हाँ मैंने सोचा नहीं, ये भी तो बात हो सकता है कि ऐसा केस आ जाए साइज फैक्टर सेम हो जाए, मैं क्या करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। यदि साइज फैक्टर सेम हो जाए, जान लेना आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को जाना है, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट को लगाना है। समझ में आया। जैसे मान लीजिए A माइनस है और B माइनस है, ठीक है। इन दोनों का क्या है, साइज क्या है, सेम है। इन दोनों का क्या है, साइज सेम है। अब साइज सेम है तो आप एक कंसेप्ट नहीं लगा पाओगे कि सर जहाँ पे एनायन का साइज ज़्यादा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो वहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो आपको दूसरा फैक्टर देखना है, आप ये लिख लो, इफ साइज सेम देन गो फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके लिए देखना है आप, यदि साइज सेम हो जाए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, देन गो फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा देन एसिडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। समझ में आया। मैं कह रहा हूं कि अगर जो ए है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 20 से ज़्यादा है, साइज सेम हो गया, वाला कंसेप्ट लगेगा नहीं जो पहला मैं बताया था। तो दूसरा आप देखोगे फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम अब देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है एसिडिटी पे। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ए की एसिडिटी 20 से ज़्यादा है, तो भाई अगर ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ अच्छे से स्टेबलाइज हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला एसिडिटी ज़्यादा होगी। समझ में आया।
होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं अब इसमें बताना हो कौन ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ NH2 माइनस बनेगा, यहाँ OH माइनस बनेगा। इसने H प्लस दिया, क्या बनेगा NH2 माइनस, यहाँ OH माइनस। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, इनमें मतलब बहुत ज़्यादा साइज का अंतर नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, एसिडिटी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आया? आगे हम देखते हैं। मतलब हमको अब देखना है यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए तब साइज हम कैसे देखेंगे। मतलब साइज का फैक्टर सेम हो जाए तो हम सेकंड फैक्टर लगाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं, जैसे हो गया आपके सामने अमोनिया है, CH4 है, ठीक है, दो, उसके बाद वाटर है और HF है। अब आपको बताना है इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी है, या आप यूँ कह लो एसिडिटी ऑर्डर अरेंज करना है। तो सिंपल सा वही कंसेप्ट लगाना है। यहाँ CH3 माइनस आएगा, यहाँ पे NH2 माइनस आएगा, यहाँ पे OH माइनस आएगा, यहाँ पे F माइनस आएगा। और आप तो ये बेसिक केमिस्ट्री जानते होंगे, मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। कोई आपसे पूछे कि ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जिसका पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता हो, तो आप बताओगे सर फ्लोरीन है। ठीक है, तो फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा अच्छे से स्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा, H प्लस बहुत जल्दी देना चाहिए, क्योंकि देने के बाद जो कार्यक्रम हो रहा है, जो स्पेसिस बन रहा है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो पा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा। उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, तो ये जल्दी अपना H प्लस त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जो देने के बाद जो एनायन बन पा रहा है वो ज्यादा स्टेबल नहीं बन पा रहा है। तो एसिडिटी का कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ सिंपल मैंने क्या लगाया, कौन सा फैक्टर लगाया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस मैंने आपको डिसाइड कर दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पे जो एनायन आएंगे वो अच्छे से स्टेबलाइज होंगे और एसिडिटी भी क्या होगी, इसी ऑर्डर में होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हम सेकेंड फैक्टर देख रहे हैं, कौन सा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन एसिडिटी। पहला फैक्टर क्या देखा, साइज फैक्टर देखा। दूसरा फैक्टर कौन सा देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों अगर मान लीजिए एक आपको कंसेप्ट बता दूं, देखिए हो सकता है आपको पता भी हो सकता है ना भी पता हो। ठीक, आप ऐसे करो, सीधा CH4 ले लो। यहाँ क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, sp है, यहाँ पे sp2 है। एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितना है, होप आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं सिखा दूंगा केमिकल बॉन्डिंग में। यहाँ क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, दो सिग्मा बॉन्ड sp हुआ। यहाँ कार्बन H के दो बॉन्ड होंगे, दो सिग्मा वहां से आएंगे, एक यहाँ से, तीन सिग्मा बॉन्ड sp2। यहाँ पे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड या 4 बॉन्ड पेयर, तो क्या होगा sp3। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूं कि sp में s कैरेक्टर कितना है, दो चीज है, दो को नीचे रख लो। ये कितने हैं, sp एक मतलब दो है, निकालना है किसी एक का। बोल रहा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना है, तो s कितना है 1 इंटू में 100 कर दो, परसेंटेज निकलते हो 100 का मल्टीप्लाई करते हो, और 2 जा 100 मतलब 50%। मतलब sp हाइब्रिडाइज कार्बन में जो परसेंटेज यस करेक्टर 50% आता है। ठीक है,
ये क्या है यस, sp2 में क्या है यस का निकालना है, 1 रखो, यस एक ही है ना, और टोटल मिलाकर 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3, 1/3, ये टोटल जोड़ दो, बाकी जिसका निकालना उसको ऊपर रखो। sp2 में यस का करेक्टर निकाल तो यस एक ही है 1, अपन में टोटल 3 है, 3 × 100, यहाँ कितना आएगा 33% करीब आएगा ऐसे। sp3 में क्या आएगा, ये टोटल 4 है, 4 को नीचे रख लो, यस का निकालना यस एक ही है, कितना आएगा 25%। मतलब आप देख पा रहे हो sp sp2 sp3 में यस करेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है लगातार, ठीक है, और यस करेक्टर घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही, घट रही है। तो आप ये कह सकते हो परसेंटेज यस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, परसेंटेज यस करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं पूछूं आपसे सिंपल सा कंसेप्ट, अभी मैं आपको बता भी दिया, मान लीजिए एक कुछ दिया है आपके पास और कुछ ये दिया है, ठीक है, कुछ ऐसे होगा, यहाँ क्या होगा CH3-, मान लीजिए तीनों H+ अपना दे रहे हैं, एनायन बनाया एनायन बनाया एनायन बनाया, तो मैं पूछूं कि इसमें कौन H+ जल्दी देंगे, मतलब मैं H+ जल्दी देने की बात कर रहा हूं, मतलब मैं पूछ रहा हूं कि कौन जल्दी ज्यादा कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो भाई आप ये देखना ध्यान से कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और ये हाइब्रिडाइज क्या है, एक लोन पेयर ए सिग्मा बॉन्ड, क्या होगा sp, यहाँ पे sp2 होगा, यहाँ पे sp3 है। तो आप परसेंटेज यस करेक्टर निकाल लो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। आप जानते हो sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा यस करेक्टर होता है, फिर sp2 में होता है, फिर sp3 में होता है, तो यस करेक्टर ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा। यहाँ पे यस करेक्टर सबसे ज्यादा है तो ये H+ जल्दी निकालना चाहेगा, तो एसिडिटी का कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे यस करेक्टर सबसे कम sp3 वाले, तो ये जल्दी H+ निकालेगा नहीं, और H+ निकालेगा नहीं तो एसिडिटी कम होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो परसेंटेज यस करेक्टर ऑर्डर क्या होता है, sp sp2 एंड sp3, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। परसेंटेज यस करेक्टर क्या होता है, sp sp2 sp3, sp3 सबसे कम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए ध्यान से दोस्तों, एक आप ये मैं लिखवा दें, इसको लिख लो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन होगा सबसे ज्यादा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक, ये ऑर्डर रहेगा। देखिए सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उसके बाद ऑक्सीजन sp3 वाले का होगा, उसके बाद क्या होगा नाइट्रोजन sp2 वाले का होगा, इसके बाद क्या होगा ऑक्सीजन sp, आप यू लिख लो ऑक्सीजन sp2 ऑक्सीजन sp3, इन सब का क्या होता है, ऑक्सीजन sp3 की क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ऑक्सीजन sp2 की ज़्यादा होगी। आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है, ऑक्सीजन sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ऑक्सीजन sp3 के कंपेयर में। उसी प्रकार से आप ऐसे लिखना कार्बन sp2 कार्बन sp2 कार्बन sp कार्बन sp2 कार्बन sp3, ये क्या है जैसे कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो, sp2 हो, sp3 हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा sp होगा, फिर sp2 होगा, फिर sp3 होगा। और आप एक चीज़ ये एक्सेप्शन लिख लेना,
आप इसको मिटा लो, ये बात इतना ध्यान देना। और ए वाला ऑक्सीजन sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन sp3 से ज़्यादा, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। और दूसरी बात आप ये ध्यान देना, यदि नाइट्रोजन क्या हो sp3 हो और कार्बन sp हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा किसकी ज़्यादा होगी? ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, कार्बन sp हो और नाइट्रोजन sp3 हो, कार्बन sp वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे नाइट्रोजन sp2 हो और ऑक्सीजन sp3 हो, ऑक्सीजन sp3 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन sp2। और इसकी जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन sp3 से ज़्यादा तो फ्लोरीन वाला होता है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन sp कार्बन sp2 कार्बन sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्डर में बताओ, सबसे ज़्यादा कार्बन sp का होता है। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्डर। ये भी ऑक्सीजन sp2 ऑक्सीजन sp3, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं सीधा। मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे आपके से कह दिया जाए ए रिएक्शन करानी है। ए क्या है? स्ट्रांग बेस है। बेस दुनिया में क्यों आया है? H+ खाने आया, प्रोटॉन को खाने आया। सवाल ये है कि कौन सा प्रोटॉन निकालेगा। एक यहाँ पे ये प्रोटॉन है ऑक्सीजन से अटैच, एक यहाँ पे है। एक क्या है? sp हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन sp3 में है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज से, देखिए ये जो H अटैच है वो ऑक्सीजन से अटैच है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, बात तो ठीक है। लेकिन ये हाइब्रिडाइज sp3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, लेकिन ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। तो ये जान लेना, आप ये लिख लो, जो ऑक्सीजन sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन sp से क्या होती है? ज़्यादा। ये जो मैं आपको बीच बीच में बॉक्स बना रहा हूँ, जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी पे कंसेप्ट क्वेश्चन आते हैं, मिक्स क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देना, यही सब कंसेप्ट मिक्स करके देंगे, ठीक है। अब देखिए मैं बताया ऑक्सीजन sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा एज कम्पेयर टू कार्बन sp। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है कार्बन sp से अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन sp3 से, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ए वाला जो बेस रहेगा ये इसी को निकालेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कुछ इस प्रकार से कहानी हो जाएगी, CH2 ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ क्या है? CH3Br है। इस पर अटैक करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। आप लोग ये सब पढ़ोगे आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। क्या हो जाएगा? OCH3 बन जाएगा। ऐसे एक मैं और एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए ऐसे है कुछ, अब आपको बताना है, क्या बताना है? मान लीजिए मैं यहाँ NaNH2 ले लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे ले लिया मिथाइल आयोडाइड। आपको बताना है क्या है? NaNH2 क्या? सोडामाइड है। ये क्या करता है? एक तरह से आप कह सकते हो बेस है। बेस दुनिया में क्यों आया? H+ खाने। सवाल है कि कहाँ से H+ निकालेगा। ए क्या? sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है? कार्बन sp से अटैच हाइड्रोजन है। आप कहोगे सर कौन ज़्यादा एसिडिक है? देखिए मैं अभी शुरू में लिखाया था कि जो नाइट्रोजन sp3 होता है वो लेस एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू कार्बन sp, मैं भी बताया था पहले। तो क्या होगा? ए वाला H निकल जाएगा। ए वाला H इसके कंपेयर में जल्दी निकलेगा, ए H ज़्यादा एसिडिक है। समझ में आया? कार्बन sp क्या होता है? ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन sp3 से। यहाँ पे नाइट्रोजन sp3, यहाँ कार्बन sp है। कार्बन sp से अटैच हाइड्रोजन, नाइट्रोजन sp3 से अटैच हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन sp ज़्यादा है, तो H+ यहीं जल्दी निकलेगा। जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा स्टेबलाइज होगा क्योंकि sp है।
तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ ऐसे ही बनेगा ना, कुछ ऐसे बनेगा कहानी। इसके बाद क्या होगा, ए क्या करेगा, मिथाइल आयोडाइड के साथ ऐसे अटैक करेगा, आयोडीन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, होप आज का आपको सारा का सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगा, कोई नया लेक्चर डालूंगा, आपके पास सीधा नोटिफिकेशन जाएगा। और यदि हमारे आप आज पहली बार चैनल पर नए आए हैं तो पुराने अगर आपको कंसेप्ट देखना हो, GOC देखना हो, पूरा प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे केम क्लासेस पे मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे पुराने लेक्चर देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।